स्वागत है आपका मार्क एकेडमी पर बच्चों। आज हम अपनी इस क्लास में मैथ्स क्लास 8 चैप्टर 4 ये नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नई बुक में चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग है। पहले ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन था, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री थी जिसमें कंस्ट्रक्शन का चैप्टर था जो डिलीटेड है। तो चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग के सभी कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइजेज वन शॉट में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये क्लास रिकॉर्डिंग एनसीईआरटी की जो न्यू टेक्स्ट बुक है, लेटेस्ट है, उसी पर बेस्ड है। क्लास रिकॉर्डिंग में क्या क्या है ये आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, टाइमलाइन का इस्तेमाल करके उसे यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले अपने कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में वर्ड आ रहा है डेटा। डेटा क्या होता है बच्चों? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी पर्पज के लिए कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट हम करते हैं उसे हम डेटा कहते हैं। जैसे क्लास में भी आप देखते हो, हम आपके टेस्ट के रिकॉर्ड्स का डेटा रखते हैं। मैथ के टेस्ट, साइंस के टेस्ट, जो भी टेस्ट लेते हैं उसका एक डेटा कलेक्ट करके रखते हैं फाइल पेज में, डायरी बनाकर। तो वो भी एक डेटा है। उसके जरिए हम ये पता लगाने का प्रयास करते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, कौन लगातार अच्छे से पढ़ रहा है, किसकी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हो रही है, किसकी परफॉर्मेंस कम हो रही है। तो डेटा का पर्पज होता है, डेटा को कलेक्ट करने का पर्पज होता है, और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को ही हम डेटा कहते हैं। मोस्ट डेटा मोस्टली अवेलेबल टू अस इन अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म इज कॉल्ड रॉ डेटा। और जो ज्यादातर डेटा हमें जो मिलता है वो रॉ डेटा के रूप में मिलता है। रॉ डेटा जो हमने हमने जो डायरी में कलेक्ट किया, एक तरह से रॉ डेटा होता है। फिर उसको हम पाई चार्ट के रूप में, बार ग्राफ के रूप में या किसी और तरह से प्रेजेंट करें तो वो हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब बस लिख दिए। अब उसमें 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 5 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, 2 नंबर, ऐसे करके उसके अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना दें तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ठीक है। तो ज्यादातर डेटा जो हमें मिलता है वो अनऑर्गेनाइज्ड रहता है, जिसे हम रॉ डेटा भी कहते हैं। इन ऑर्डर टू ड्रॉ मीनिंगफुल इन्फरेंस फ्रॉम एनी डेटा वी नीड टू ऑर्गेनाइज द डेटा सिस्टमैटिकली। अब रो डेटा जो होता है उसको हम टेबल के रूप में, बार ग्राफ के रूप में, पाई चार्ट के रूप में, हिस्टोग्राम के रूप में, फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क्स के रूप में अगर हम उसे ऑर्गेनाइज करें तो उससे एक मीनिंगफुल जानकारी मिल पाती है। तो मतलब रो डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तब हम उससे ज्यादा मीनिंगफुल जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कोई डेटा कितनी बार आ रहा है, कोई एक एंट्री कितनी बार आ रही है। जैसे मान लो आपने किसी एक टेस्ट के रिकॉर्ड बनाए, उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 10 में से तो 5 नंबर कितने बच्चों के आए, तो 5 की फ्रीक्वेंसी क्या है, यानी 5 कितने बच्चों के आए, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ऑलरेडी यू नो अबाउट दिस फ्रीक्वेंसी के बारे में। रो डेटा कैन बी ग्रुप्ड एंड प्रेजेंटेड सिस्टमैटिकली थ्रू ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रो डेटा को हम ग्रुप भी कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। जैसे बहुत सारा रो डेटा होता है तो हम कहते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे करके ना फिर हम उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो। क्वेश्चन जिस तरह का होगा, हमने जो इसमें कॉन्सेप्ट रखा है उसमें प्रीवियस जो बुक थी उसका भी कॉन्सेप्ट ले लिया है। हो सकता है कि जब हम क्वेश्चंस करें तो इन क्वेश्चन पर कुछ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन ना हो, क्योंकि एनसीईआरटी की तरफ से कुछ चीजें डिलीट हुई हैं अलग अलग क्लासेस में। अब ग्रुप डेटा जो होगा उसका हिस्टोग्राम बन सकता है। हिस्टोग्राम आपने बार ग्राफ और 7th क्लास में बार ग्राफ देखा है। बार ग्राफ जो होता है वो अलग अलग होता है ऐसे करके, और हिस्टोग्राम जो होता है वो एकदम चिपक कर बनता है ऐसे। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम बन जाता है, वो भी हम हमारे इसी डेटा चैप्टर का पार्ट है। इसके अलावा डेटा कैन ऑल्सो पाई चार्ट, सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट जो हम आपको इसी क्लास में समझाएंगे। डेटा को हम पाई चार्ट के रूप में भी दिखा सकते हैं, सर्कल चार्ट भी कह सकते हैं, उसे पाई चार्ट भी कह सकते हैं। तो ये डेटा के बारे में कुछ जो हम प्रेजेंटेशन देखते हैं। उसके बाद पिक्टोग्राफ, जब पिक्चर के जरिए आपने देखा होगा कि छोटी क्लास 7th में पिक्टोग्राफ बना हुआ था और उसको देखकर कुछ आंसर देने थे। जैसे ट्रैक्टर वाला कुछ क्लास 6th में देखा था हमने, ट्रैक्टर का एक पिक्टोग्राफ था।
फ्रूट बास्केट वाला एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में। तो पिक्टोग्राफ यानी पिक्चर बना होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें क्वेश्चन कुछ आंसर देने होते हैं उसको देखकर, तो उसे हम पिक्टोग्राफ कहते हैं। उसके बाद बार ग्राफ, बार ग्राफ में सिंगल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ। सिंगल बार ग्राफ में से किसी बच्चे के टर्म 1 में, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में ऐसे कोई नंबर आ रहे हैं तो बार ग्राफ कुछ इस तरह का रहता है। मान लो ये इंग्लिश के मार्क्स के नंबर का बार ग्राफ है, ये हिंदी के, ये मैथ्स का, ऐसे करके ये आपका सिंगल बार ग्राफ है। और डबल बार ग्राफ जब हम उसमें टर्म 1 टर्म 2, हिंदी के मान लो ये पहला वाला हिंदी का है, हिंदी का टर्म 1 का और साथ में टर्म 2 का भी बताना है, तो ये डबल बार ग्राफ हो गया। ऐसे आपने क्लास 7 में किया हुआ है, स्पोर्ट्स वाला एक क्वेश्चन था, उसमें वॉचिंग, पार्टिसिपेटिंग, क्रिकेट को वॉच करने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले, 1240 वॉचिंग थे, 620 पार्टिसिपेटिंग थे, ऐसे करके क्वेश्चन था। तो वो डबल बार ग्राफ में रिप्रेजेंट हुआ था। हॉकी के लिए, क्रिकेट के लिए, बास्केटबॉल के लिए, तो पार्टिसिपेटिंग और वॉचिंग एक ही गेम के लिए, तो उसके लिए हमें डबल बार ग्राफ बनाना पड़ेगा। और इसका क्लास रिकॉर्डिंग अभी अपलोड की थी पहले ही, इसी क्लास, इस चैप्टर से पहले, क्लास 7 की, तो वहां पे आप देख सकते हैं अगर आपको दोबारा से रिवाइज करना है तो। सर्कल या पाई चार्ट है ना, ये आपका मान लो सर्कल है और ऐसे करके यहां पर जैसे कोई भी डेटा दिखा देते हैं कि लोग म्यूजिक वाला है, लाइट म्यूजिक पसंद करने वालों का ये है पार्ट, ये क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वालों का पार्ट है, और ये फॉक म्यूजिक पसंद करने वालों का पार्ट है। तो ये दिख रहा है कि लाइट म्यूजिक ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, तो ये पाई चार्ट है। इस तरह का चार्ट होता है पाई चार्ट या सर्कल ग्राफ कहते हैं। अब इस चैप्टर में एक और चीज है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ये रियल लाइफ से कैसे जुड़ी? प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं और उन एक्सपेरिमेंट, देखो चांस के हम पहले एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अगर आप टाइम से घर से निकलो, आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, तो इस बात के चांस ज्यादा है कि आपको ट्रेन मिल जाएगी, क्योंकि आप टाइम से निकलो, बल्कि टाइम से पहले निकल जाओ, ट्रैफिक का ध्यान रखते हुए आप टाइम से निकल रहे हो, तो इस बात के चांस है ना कि आपको ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप बिल्कुल लेट हो चुके हो, रास्ते में ट्रैफिक मिलने का भी डर है, तो आपके छूटने का चांस बढ़ जाता है ना ट्रेन का, फिर आप हड़बड़ी करते हैं, जल्दी पहुंचने का प्रयास करते हैं। उसी को जब मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हैं तो वो आपका प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में आ जाता है। किसी इवेंट के होने का जो चांस है वो प्रोबेबिलिटी के जरिए हम पता करते हैं। उसमें जैसे कुछ एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। एक पहले मैं कॉइन वाला एग्जांपल डिस्कस करता हूं। जैसे एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं, एक सिक्के को छालते हैं, तो सिक्के में हेड और टेल दो चीजें होती हैं, ठीक है, हेड और टेल। तो हेड और टेल दो ही इवेंट है, इसे इवेंट कहते हैं। और हेड आने का भी जो चांस है 1/2 है, और टेल आने का भी चांस 50-50% होता है, तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी के लिए, और ब्रैकेट में प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2, क्योंकि दो ही इवेंट है, दो में से एक इवेंट हेड का है और एक इवेंट टेल का है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1/2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी 1/2। तो इवेंट कहते हैं जब आप जो आउटकम निकल के आता है उसे इवेंट कहते हैं। किसी एक्सपेरिमेंट के आउटकम है वो इवेंट है। देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट हुज आउटकम हैव एन इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके इवेंट के इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। इक्वल चांस ऑफ अकरिंग का मतलब होता है कि किसी घटना के आने के बराबर है। जैसे कॉइन वाला है, हेड और टेल के आने के इक्वल चांस होते हैं। इसीलिए जब भी कोई गेम स्टार्ट किया जाता है तो उसमें गेम कौन स्टार्ट करेगा उसको टॉस किया जाता है कॉइन का, तो उसके इक्वल चांस है। हाँ वो भी होता है, और गेम को स्टार्ट करने के लिए कॉइन को टॉस करना फेयर वो माना जाता है, फेयर वे माना जाता है स्टार्ट करने के लिए कॉइन को टॉस करना। A random experiment is one whose outcome cannot be predicted exactly in। रैंडम एक्सपेरिमेंट वो है जिसके आउटकम को आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या आएगा, आ सकता है, मतलब सकता में बोलेंगे। जैसे मैं आपको, हाँ बिल्कुल सही, डाइस,
अब डाइस को आप थ्रो करोगे और उसमें 6 ही आएगा, इसके चांस क्या है? 1/6 है, क्योंकि उसमें 6 नंबर होते हैं, तो 6 टोटल आउटकम हो गए और उसमें 1 कितना है? 1, तो 1/6 हो गया उसके आने का चांस। हर नंबर के आने का चांस 1/6 रहता है। तो ये बात, इसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि आएगा ही इस बार, हर बार चांस 1/6 पर रहता है। आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इक्वल लाइकली इफ ईच हैज द सेम चांस ऑफ अकरिंग। कौन सा आउटकम इक्वली लाइकली होता है? कौन सा आउटकम इक्वली लाइकली होता है? जिसके चांस आने के बराबर होते हैं, मतलब कोई खोटा सिक्का ना हो। कहते हैं ना खोटा सिक्का, दोनों तरफ हेड हो, तो हेड आने के चांस बढ़ गए नहीं बढ़ गए? हेड ही आएगा बल्कि। अब कोई डाइस है, डाइस में 1 से लेकर तक 6 ना होकर 1 2 3 फिर 1 2 3, या मान लो कि उसमें 4 नहीं है, 5 2 बार है, तो 5 के आने के चांस बढ़ जाएंगे ना। तो इसीलिए कहा जा रहा है इक्वली आउटली आउटकम वो होता है जिसमें हर इवेंट के आने के चांस बराबर हो। आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट इक्वल लाइकली इफ ईच हैज सेम चांस ऑफ अकरिंग, उसे कहेंगे इक्वली लाइकली आउटकम, जिसमें डाइस में 1 से लेकर 6 तक सभी डिजिट है और सबके आने के चांस इक्वली लाइकली होते हैं। देखो ये थ्योरी चल रही है, हो सकता है थोड़ा आपको ऑड लगेगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप क्वेश्चन पे ये सारे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। क्वेश्चन मैंने यहाँ इसलिए नहीं दिए कि रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाएगी, क्लास रिकॉर्डिंग, तो क्यों ना हम ये सारे कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में अप्लाई करके और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आएंगे। वन और मोर आउटकम ऑफ एक्सपेरिमेंट मेक एन इवेंट, वही इवेंट मैंने आपको बताया, जैसे हेड टेल, किसी कॉइन को टॉस करो तो उसके जो इवेंट है हेड और टेल है, किसी डाइस को अगर टॉस करो तो उसकी इवेंट है 1 2 3 4 5 6, वो सारे इवेंट है, यानी जो आउटकम निकल के आते हैं वो इवेंट होते हैं। चांस प्रोबेबिलिटी, ये लाइफ से भी रिलेटेड है चांस प्रोबेबिलिटी, जैसे हमने आपसे डिस्कस ही किया कि अगर हम टाइम से निकलेंगे तो ट्रेन के मिलने का अच्छा चांस रहेगा, प्रोबेबिलिटी अच्छी रहेगी, और अगर हम लेट हो जाएंगे तो चांसेस कम हो जाते हैं, इसलिए फिर हम उसमें अपनी स्पीड और अपने ड्राइवर्स कहते हैं भैया तेज चलो, थोड़ा हम लेट हैं। तो ये चांस या प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ से भी जुड़ी हुई है। किसी भी जैसे स्पोर्ट्स के स्टार्टिंग के लिए कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी, उसके लिए हम कॉइन को टॉस करते हैं, तो वहां भी तो हम प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां पर कॉइन में दोनों के आने के चांस बराबर होते हैं, हेड और टेल, तो इक्वली लाइकली आउटकम होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं। तो लाइफ से भी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो चांस पर जुड़ी होती हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल, अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो तो आपके पास होने के चांस ज्यादा होंगे, अच्छे नंबर आने के चांस ज्यादा होंगे। तो ये चांस जो है आपकी रियल लाइफ से भी कनेक्ट है, जैसा आप उसमें इनपुट डालते हैं वैसा आउटपुट आने का चांस रहता है। इस चैप्टर का ये जो एक लास्ट फॉर्मूला कह सकते हो आप प्रोबेबिलिटी निकालने का। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं? प्रोबेबिलिटी चांस को, या आप कह सकते हैं आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल आउटकम, यहां पर नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक एन इवेंट, मतलब कि हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं, नंबर प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम और अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम भी कह सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का, जैसे आप एक जब डाइस को थ्रो करते हो तो उसमें 1 2 3 4 5 6 ये सारे पॉसिबल आउटकम है, और आप कहते हैं जब डाइस को थ्रो करेंगे तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 3 में कितनी बार 3 है? 1 बार, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज इक्वल टू 1, और फेवरेबल आउटकम का नंबर 1 है, टोटल आउटकम 6 है, तो 1/6 हो गया। तो ऊपर यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, यानी हमें 3 की बात करनी है तो 3 फेवरेबल आउटकम हो गया, और टोटल पॉसिबल आउटकम 6 हो गया। ठीक है, अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों। हमारे पास एक्सरसाइज 4.1 है और यहाँ एक पाई चार्ट दिया हुआ, उसी को डिस्कस करेंगे।
देखिए, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in survey. Adjoining pie chart shows the finding of this survey. From this pie chart, answer the following question. देखिए, if 20 people liked classical music, how many young people? पहले हम पाई चार्ट को देख लेते हैं. पाई चार्ट को देखकर हमें दिख रहा है सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले 20% लोग हैं, क्लासिकल 10%, फॉक 30%, लाइट म्यूजिक 40% पसंद करने वाले हैं. अब यहाँ फर्स्ट पार्ट में बोला इफ 20 पीपल लाइक दिस क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक कितने लोग पसंद कर रहे हैं? 20, और ये है कितने? 10%. तो आपको बताना है कितने लोगों का सर्वे किया गया. अगर हम मान लें कि सर्वे जो किया गया है वो X लोगों का किया गया है, यहाँ क्लास 7th का चैप्टर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा ऑफ वाला. देखो, अगर मान लेते हैं टोटल पीपल, लेट टोटल नंबर ऑफ यंग पीपल X है, नहीं X मान लिया, तो अब उसमें 10% क्लासिकल म्यूजिक पसंद कर रहे थे उस टोटल में से, तो 10% ऑफ X 20 है. 20 लोग पसंद कर रहे हैं ना क्लासिकल म्यूजिक. क्यों भाई? 20% पसंद कर रहे हैं ना, और 20 लोग हैं, वो क्लासिकल मतलब 10% है. तो आपको पता है जब परसेंट का साइन हटाते हैं तो 1/100 लगा देते हैं, ऑफ का साइन हटाते हैं मल्टीप्लाई लगता है, और x इज इक्वल टू 200 और 20. 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 10 इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा, तो 20 इंटू 10 200. तो 200 लोगों का सर्वे हुआ है, टोटल यंग पीपल जिनका सर्वे हुआ है वो 200 लोग हैं. अब विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल? लाइट म्यूजिक को पाई चार्ट से दिख रहा है, ज्यादा उसका एरिया आ रहा है लाइट म्यूजिक का ही, ज्यादा लोग लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं. इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेड 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप दे वुड मेक? अगर कोई कैसेट की कंपनी है और वो 1000 CD बनाना चाहती है, तो उसे हर तरह के म्यूजिक की कितनी कितनी CD बनानी पड़ेंगी. तो ये परसेंट देख के मालूम चलेगा, 1000 का कर देंगे, तो अब टोटल CDs जो है 1000 बनानी है उसको, तो सेमी क्लासिकल, क्लासिकल, फॉक और लाइट, तो आपको एक एक करके अगर मान लो लाइट का निकालना है, लाइट म्यूजिक के लिए जो CDs हैं, तो लाइट म्यूजिक 40% है, तो 40% ऑफ 1000 निकाल लो, क्योंकि 1000 में से 40% CD लाइट म्यूजिक की बनानी चाहिए, उस पाई चार्ट के हिसाब से बनाए तो. परसेंट का अपॉन में 100 भी कर सकते हैं, 1/100 भी कर सकते हैं, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ये 1000, 1 2 1 2 400 हो गया, 400 हो गया लाइट म्यूजिक पसंद करने वाले CDs. और सेमी क्लासिकल, सेमी क्लासिकल CDs, सेमी क्लासिकल 20% है, तो 20/100 में डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों स्पेस की वजह से, और या इंटू 1000, 1 2 3 दो ही कटेंगे, सॉरी, 200 CDs जो होंगी वो सेमी क्लासिकल म्यूजिक की होंगी, और 10% यानी आपका 1000 का 100 हो गया, और ये 300 हो जाएगा. इसको यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं. क्लासिकल के लिए 1000 इंटू 10%, ऐसे 0 से 0 0 0, तो 100 CDs आ जाएंगी इसकी. और फॉक म्यूजिक के लिए आपको 30% ऑफ 1000, 2 0 से 2 0 कट गया, 300, तो ये 400, ये 300, 100 और ये 200, टोटल देखो 4 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी 1000 हो गया. टोटल 1000 CDs पता चल गई हमें, जो उस कंपनी को बनानी है अलग अलग टाइप की म्यूजिक के लिए. ठीक है, तो देखो पाई चार्ट का ये पहला ही क्वेश्चन था, जिसमें हमें पाई चार्ट को स्टडी करना है और पाई चार्ट से कुछ वैल्यूज निकालनी है.
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, यहां पे हमें आई थिंक पाई चार्ट बनाना है। A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from 3 seasons, rainy, winter and summer। मतलब लोगों से पूछा गया उनके फेवरेट सीजन के बारे में, तो समर के बारे में 90 लोगों ने वोट किया, रेनी पर पसंदीदा सीजन उनका 120 लोगों का, विंटर 150 लोगों का पसंदीदा सीजन है, ऐसा सर्वे में निकल कर आया। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट, किसको ज्यादा वोट मिले? ऑब्वियसली विंटर को नहीं मिले ज्यादा वोट। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच। अब सेंट्रल एंगल अगर पाई चार्ट बनाना है तो सेंट्रल एंगल फाइंड करना पड़ेगा। सेंटर पे बनने वाले एंगल को ही सेंट्रल एंगल कहते हैं। उसका निकालने का बहुत आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। सेंट्रल एंगल ऑफ समर, सेंट्रल यहां से कर लेते हैं। देखो समर को जो वोट मिले हैं उसको आप ऊपर रखो, टोटल नंबर ऑफ वोट जो बन रहे हैं वो नीचे रखो और इनटू 60 से मल्टीप्लाई, 360 से मल्टीप्लाई करो। 360 इसलिए क्योंकि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 बनता है, और ये टोटल भी 360 हो रहा है क्योंकि देखो 150 और ये 120, 270 और 90, 360, इनका जो सम आएगा वो 360 आएगा। तो जिस सीजन का आपको सेंट्रल एंगल निकालना है उसके नंबर ऑफ वोट को ऊपर लिखो, टोटल नंबर ऑफ वोट को नीचे लिखो और 360 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कहीं ना कहीं इसका जो सेंट्रल एंगल आ रहा है 90 डिग्री का आ रहा है, सबका इतना ही आएगा क्योंकि टोटल 360 है ना। अब सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन, सेंट्रल एंगल ऑफ रेनी सीजन को 120 वोट मिले हैं आउट ऑफ 360 वोट और इनटू 360, तो सेम वही रहेगा 120 डिग्री का एंगल। और विंटर के लिए विंटर को वोट मिले हैं 150 आउट ऑफ 360 इनटू 360, तो 150 डिग्री का सेंट्रल एंगल विंटर के लिए रहेगा। अब ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब आपको इसका पाई चार्ट बनाना है, तो देखो इसमें आपको स्केल से मतलब आपको इसमें सर्कल बनाना होगा। पहले मैं बनाता हूं पाई चार्ट। जैसे आपने एक सर्कल बनाना है, आप कंपास की हेल्प से सर्कल का एक सेंटर ढूंढ लेना, मतलब जहां पे आपने कंपास रखा होगा, फिर वहां पे एक लाइन, एक रेडियस खींच देना सर्कल के सेंटर से कहीं तक भी, सर्कल की बाउंड्री तक ले जाना किसी भी तरफ। ये सेंटर ओ मान लिया और ये रेडियस आपने ओ ए खींच दिया। अब यहाँ पे जैसे एक समर का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर इस डी को रखकर आप यहाँ पर ऐसे एक एंगल बना दोगे 90 डिग्री का, ये आ जाएगा समर। अब ये लाइन भूल जाना, इस लाइन को यहां यूज करना, डी रखना और 120 डिग्री का एंगल बनाना। अब इस पे रखना पड़ेगा आपको, स्केल का डॉट यहां पर होगा वो डी का, प्रोटेक्टर का, मतलब ये सब काम प्रोटेक्टर की हेल्प से कर सकते हो। तो यहां 120 डिग्री का एंगल बना देना और ये आ गया आपका रेनी सीजन का पार्ट। बाकी बचा विंटर, अपने आप आ जाएगा 150 का, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस तरह से पाई चार्ट बनेगा। अब जैसे आपको 120 तो बनाना आता ही है ना भाई, इस लाइन को यहां पर डी रखोगे तो ऐसे कोई डॉट आएगा उसको मिला दोगे ना, है ना। 120 डिग्री का एंगल तो बना ही लोगे प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के इस एंड पर 120 का डिग्री का एंगल बना देना और ये नहीं आ जाएगा। बाकी बचा विंटर। तो ये था आपका सेंट्रल एंगल निकालना इस क्वेश्चन में और पाई चार्ट बनाना। यहां भी वही करना है, सेम चीज है बच्चों। फिर से हमें ड्रॉ पाई चार्ट करना है जो टेबल दिया हुआ इसके हिसाब से। तो सेंट्रल एंगल निकालना मैंने आपको भी सिखाया है, मैं यही टेबल में के बगल में निकाल देता हूं। ब्लू का, ब्लू के देखो यहाँ पे जो कलर है और पसंद करने वाले लोगों का नंबर है,
ठीक है, एक सर्वे में। तो ब्लू पसंद करने में 18 लोग हैं और टोटल कितने हैं 36 इंटू 360। तो ब्लू का जो सेंट्रल एंगल आएगा देखो ये जाएगा इसे 10 बार में, यानी 180 डिग्री। डिग्री आ गया ना, 18 10 जा सेंट्रल एंगल। ग्रीन का वोट मिला है 9 लोगों का, तो 9 और टोटल 36 इंटू 360। 360 से तो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, क्योंकि पाई सर्कल के सेंटर पे 360 का एंगल बनता है, पाई चार्ट में करना पड़ता है। अब इससे ये डिवाइड किया 10 बार में गया, 90 डिग्री का आ गया इसका सेंट्रल एंगल। रेड के लिए 6 वोट मिले हैं, 6/360, 6/36 इंटू 360। तो रेड का जो सेंट्रल एंगल आ रहा है 60 डिग्री का आ रहा है। येलो को 3 वोट मिले हैं, 3/36 इंटू 360 10, तो 30 डिग्री का एंगल बना येलो के लिए। सबका सेंट्रल एंगल आ गया। अब इसको सर्कल पे ड्रॉ करना है, बहुत इजी है। सेंटर आपको, क्योंकि आपने सर्कल ड्रॉ किया होगा तो कंपास का वो जो मार्क होगा वो सेंटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक लाइन जैसे मैंने पहले कहा था, एक रेडियस खींच देना। अब ब्लू है 180 डिग्री का, ये तो पूरा स्ट्रेट ही हो जाएगा, ये तो पूरा ब्लू का आधा सर्कल हो जाएगा। सबसे ज्यादा वोट ब्लू को मिले हैं, आधे 50% लोगों ने। उसके बाद ग्रीन के लिए 90 डिग्री है, तो यहाँ नीचे इस तरफ चाहे इस तरफ कहीं भी बना लो, यहां से सीधी एक लाइन आएगी, ये ग्रीन का वोट मिल गया। उसके बाद रेड वाला इस वाली लाइन पे बनाओगे, रेड का बड़ा होगा एंगल, यहां पे डी रख के ना ये इधर आ जाएगा, इसको लाइन बेस वाली लाइन बना के, तो 60 डिग्री का हो जाएगा ये, 90 180 60। तो ये आपके लिए रेड का वोट हो गया। बाकी बचेगा वो 30 डिग्री का होगा येलो के लिए। है ना पाई चार्ट बनाना आसान? मुश्किल है क्या सेंट्रल एंगल निकालना या फिर पाई चार्ट को बनाना? बस आपको एंगल बनाना आना चाहिए किसी लाइन पर। अब हमारे पास बच्चों 4th क्वेश्चन है, और यहां पर दैट ज्वाइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। जो बच्चे को नंबर मिले थे उसका पाई चार्ट बना दिया इन्होंने, सेंट्रल एंगल निकाला होगा और फिर इसको ऐसे दिखा दिया, तो पाई चार्ट बना दिया इन्होंने। अब if the total marks obtained by the students were 540, टोटल मार्क्स पता है 540 है, यानी इसमें जैसे हम टोटल वोट नहीं कर रहे थे नीचे रख रहे थे, तो वो 540 है, टोटल मार्क्स 540 है। अब ये अलग बात है, मैथ में, साइंस में, सोशल से आपके नंबर अलग लगेंगे, लेकिन टोटल नंबर का सम 540 है। अब इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105, तो 105 किस में स्कोर किया है ना? तो 105 कब आए, 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में, ये निकालना है। तो देखो हम एक काम करते हैं, 105 को ऊपर ले लेते हैं, टोटल 540 को नीचे ले लेते हैं और 360 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिग्री मालूम चल जाएगी और डिग्री से मार्क्स मालूम चल जाएगा। 105 से जो डिग्री आएगी वही मार्क्स, उसी सब्जेक्ट के वो मार्क्स होंगे। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 18 3 जा 18 2 जा, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना होता है, और 3 से जाएगा 135 बार में, 35 टू 70, तो इसका मतलब 70 डिग्री आ रहा है, इसका सेंट्रल एंगल इसका 70 डिग्री आ रहा है, तो ये हिंदी के मार्क्स है 105, क्योंकि सेंट्रल एंगल निकाल लिया ना हमने मार्क्स से सेंट्रल एंगल निकाल लिया और सेंट्रल एंगल वो हिंदी का निकला, इसका मतलब हिंदी में 105 नंबर थे, तो ये हिंदी हो गया। ये हिंट वगैरह से पहले से दिया हुआ है, एनीवे आप देखो मत देखो। हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। अब ये बता रहा है कि पूछ रहा है कि मैथ्स में हिंदी से कितने ज्यादा नंबर हैं। नहीं मैथ्स में नहीं, हिंदी में ज्यादा है, क्योंकि हिंदी का डिग्री नहीं, सॉरी मैथ्स में ही ज्यादा है, क्योंकि मैथ का डिग्री 20 है और इसका 70 है।
है ना भाई। तो यहां पर मैथ्स में कितने ज्यादा नंबर हैं, हिंदी से ये कैलकुलेट किया, या तो हम दोनों के नंबर निकाल लें, एक तरीका ये है। मैथ का तो, हिंदी का तो निकला ही हुआ है 105। अब मैथ का अगर निकालना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, देखो मैथ की डिग्री 90 है, मैथ्स के लिए करता हूं मैं, टोटल 360 होगी इंटू 540, ऐसे देखो डिग्री निकालनी होगी तो 540 नीचे रहेगा, 360 ऊपर रहेगा, और मार्क्स निकालने होंगे तो 360 नीचे रहेगा, 540 ऊपर रहेगा, क्योंकि टोटल मार्क्स 540 है ना, क्वेश्चन में टोटल मार्क्स 540 दे रखे हैं। तो ये 90 बन जा 94 जा, 4 बन जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो इसके मैथ्स में 135 मार्क्स है भाई, तो कितने मार्क्स ज्यादा हैं, 30 मार्क्स। मैथ के मार्क्स हिंदी से 30 ज्यादा हैं, तो यही पूछा, हाउ मेनी मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट मैथमेटिक्स देन हिंदी, 30 मोर इन मैथ्स देन हिंदी। और नेक्स्ट पार्ट थर्ड वाले में, एग्जामिन वेदर सम ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। क्या सोशल साइंस और मैथ के नंबर का जो सम होगा वो ज्यादा होगा साइंस और हिंदी से? वो तो डिग्री से भी मालूम चल सकता है, डिग्री अगर ज्यादा हुई दोनों की तो मार्क्स भी ज्यादा होंगे। तो देखो सोशल साइंस की डिग्री कितनी है, 65, मैथ्स की डिग्री 90, टोटल इनका प्लस 155 डिग्री का बन रहा है, और उसमें साइंस की डिग्री 80 और हिंदी की डिग्री 70, है ना, ये ना साइंस की और हिंदी की डिग्री, तो ये 150 बन रहा है। तो इसमें ज्यादा है, डिग्री ज्यादा है तो मार्क्स भी ज्यादा होंगे, तो इसका आंसर होगा, चेक करना था कि जो सम है सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी, यस, इसका आंसर होगा यस। सोशल साइंस और मैथ के मार्क्स का जो सम आएगा वो साइंस और हिंदी के मार्क्स के सम से ज्यादा आएगा, क्योंकि इनका जो सोशल साइंस और मैथ की डिग्री का सम है 155 है, साइंस और हिंदी का डिग्री के सम, सेंट्रल एंगल या डिग्री, सेंट्रल एंगल का सम 150 है, तो जिसका सेंट्रल एंगल बड़ा होगा उसके मार्क्स भी ज्यादा होंगे। ठीक है ना, क्लियर है क्वेश्चन? इन द सेम वे हमें यहां पर भी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। पहले सेंट्रल एंगल बनाएंगे फिर पाई चार्ट बनाएंगे सबके लिए। देखो आपको बता ही दिया, टोटल नीचे रखते हैं सेंट्रल एंगल, और इनटू किससे करते हैं, हाँ 360 से। तो हिंदी का अगर सेंट्रल एंगल निकालना है तो हिंदी की वैल्यू 40/72 इंटू 360। देखो 72 से 365 बार में जाता है बच्चों, और 45 जा 200, सेंट्रल एंगल इसका आ गया 200 हिंदी का। अब यहां प्रॉपर लिखना है स्टेटमेंट, सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी, सेंट्रल एंगल ऑफ दिस एंड सेंट्रल एंगल ऑफ दिस, सेंट्रल एंगल। अब हिंदी के सामने, इंग्लिश के सामने 12/72 इंटू 360, 60 डिग्री का हिंदी का सेंट्रल एंगल। मराठी का 9/72 इंटू 360, 45 डिग्री का। तमिल का 7/72 इंटू 360, 35 डिग्री का। बंगाली का 4/72 इंटू 360, ये इसे 5 बार में रहा है तो 20 डिग्री का। सबके सेंट्रल एंगल आ गए, अब बस पाई चार्ट ही तो बनाना है कोई मुश्किल नहीं ना। एक सर्कल बनाएंगे, फिर एक रेडियस खींच देंगे, अब डी से अगर एंगल बनाना आता है 200 डिग्री का, आप सोचोगे 200 डिग्री का कैसे बनाए, बहुत इजी है। आप ना जैसे इधर जरा 180 जाएगा तो आप 180 ना बनाओ, आप ऐसा करो 360 में से अगर 200 माइनस करोगे तो 160 आता है ना, तो आप 160 का बना दो इधर ऊपर की तरफ,
ये जो 160 का बनाओगे तो इधर अपने आप 200 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि टोटल 300 होता है, तो 200 डिग्री बनाने के लिए परेशान मत हो, आप 160 बनाओ, नीचे वाला 200 का हो जाएगा। तो एक तो बन ही गया हिंदी के लिए। अब बाकी बचे एंगल 60 डिग्री का, यहां पर रख के डी को इधर 60 का एक बना दो। इंग्लिश, फिर 45 का यहां, अब इस वाली लाइन को मान लो एंगल की पहली लाइन, और 45 का बना दो। 45 में कौन है? मराठी। फिर तमिल का 35, फिर उसके बाद बंगाली का 20 डिग्री का, बचा हुआ 20 डिग्री का होगा। तो ये 200 डिग्री का एंगल बनाने के बाद बाकी सब छोटे छोटे एंगल है जो आराम से बना लेना साफ सुथरा। तो पाई चार्ट बन गया। अब हमारे पास एक्सरसाइज बच्चों नेक्स्ट आ गई है 4.2, और इसमें देखो, लिस्ट द आउटकम यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। आप क्या आउटकम देखेंगे इन एक्सपेरिमेंट में? अब ये जो ये रोल करेंगे अगर हम इसको स्पिनिंग व्हील को, तो हमें ए बी सी डी यही तो आउटकम मिलेंगे। आउटकम यानी जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो मिलता है इवेंट, ए बी सी और डी, और एक टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अगर 2 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो आउटकम क्या हो सकता है? दोनों में हेड आ सकते हैं, दोनों में हो सकता है टेल आ जाए, या एक में हेड और एक में टेल आ जाए, या एक में टेल और एक में हेड आ जाए। तो ये आउटकम होंगे अगर 2 कॉइन को आप टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर, तो उसका आउटकम दोनों में हेड आ सकता है, दोनों में टेल आ सकता है, एक में हेड एक में टेल, या एक में टेल एक में हेड। ये आउटकम होगा, इसे आउटकम कहते हैं। उसके बाद when a die is thrown, list the outcome of an event of getting a prime number। अब अगर डाइस को आप थ्रो करते हो उसमें प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा? प्राइम नंबर 2, 3 और 5। जो डाइस को थ्रो करेंगे तो जो उसमें प्राइम नंबर आएगा आउटकम में वो 2, 3, 5 आएगा, या तो 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 5 आ सकता है। नॉट अ प्राइम, अगर प्राइम नहीं होगा तो 1, देखो डाइस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये प्राइम में ये 3 हो गए प्राइम। नॉट प्राइम में बचे हुए 1, 4, 6। नंबर ग्रेटर देन 5, एक ही नंबर है ग्रेटर देन 5, तो 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं है, 5 से बड़ा नहीं, यानी 5 भी हो सकता है और 5 से कम भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे हो गए 1 से 5 तक आउटकम, 1, 2, 3, 4, 5। नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 से बड़ा नहीं, यानी 5 हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन 2 है। अब क्वेश्चन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। आप पॉइंटर, अच्छा ये पिछले वाले क्वेश्चन को लेना पड़ेगा कि पॉइंटर डी पे स्टॉप होगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमें जाना पड़ेगा वापस। डी पे, डी इसमें कितना है? एक ही है। टोटल आउटकम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं यहीं पे इसका आंसर ले देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑन स्टॉपिंग एट डी 1/5। भाई हमने अभी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम है उसे ऊपर लिख दो, टोटल पॉसिबल आउटकम है उसे नीचे लिख दो। तो डी तो एक ही बार है, यानी फेवरेबल आउटकम तो एक ही है हमारे पास, टोटल आउटकम 5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी हो गया 1/5। ठीक है, ये मतलब इसी क्वेश्चन को आगे वहां थर्ड में पूछा जा रहा है आपसे। इसके बाद बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। देखो बेटा, जो कार्ड 52 होते हैं उसमें एस किसे कहते हैं? कार्ड के बारे में अगर हम आपको बताएं तो देखो बेटा, कार्ड में 4 तरह के कार्ड होते हैं। पहले तो ब्लैक के 2 होते हैं, ब्लैक के 2 तरह के होते हैं, और रेड में भी 2 होते हैं, स्पेड और क्लब।
ये ब्लैक होते हैं, और हार्ट और डायमंड, ये ना कार्ड में, वो कार्ड खेलने वाले कार्ड जो होते हैं जो बड़े बुजुर्ग खेलते हैं टाइम पास के लिए, वो है। तो इसमें ना ये अलग अलग नाम होते हैं, ये ब्लैक वाले हैं ये है। लेकिन सब में पता क्या होता है, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक होता है, और 1 से लेकर 10 तक के नंबर वाले कार्ड होते हैं, 1 to 10, 1 to 10। इसमें भी क्लब में भी एक किंग होगा, एक क्वीन, यानी बेगम, बादशाह और गुलाम कहते हैं, किंग, क्वीन और जैक, और 1 to लेके 10 तक के नंबर। इसमें भी ऐसे ही होगा, किंग, क्वीन और जैक, 1 से लेके 10 तक के नंबर। इसमें भी किंग भी होगा, क्वीन भी होगा और जैक भी होगा, और 1 से लेके 10 तक के नंबर। ठीक है, ये हर कार्ड में होते हैं, आपको इतना ज्यादा परेशान मत होना। ये जो 1 होता है इसी को एस कहते हैं, 1 को एस कहते हैं। तो इसमें एस की प्रोबेबिलिटी पूछी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस। एक एस यहां से मिल जाएगा, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, 4 एस होते हैं। टोटल कार्ड होते हैं 52। आपने वो गाना सुना होगा सिंगिंग किंग में, एक कलर के 13 पत्ते, उसमें बस एक किंग। तो एक कलर के 13 होते हैं, यानी ये 13 कैसे होगा, 1 2 3 और 10, 13, 1 2 3 और 10, 13। किंग क्वीन जैक, ये 3 और ये 10, 13। तो ये 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13, टोटल हो गया 52। 13 into 4 52। तो टोटल जो कार्ड है 52 होते हैं, उसमें से एस कितने होते हैं, 4। तो एस की प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ब्रैकेट में पढ़ते हैं ऐसे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस 4/52, कैंसिल आउट कर, 4 बन जा, 4 से 13 बार में 1/13। ये है, ये थोड़ा इंट्रो मैंने कार्ड के बारे में आपको दे दिया था, क्योंकि आपको समझ में तो आया एस क्या था, कैसे 4 आया। अब नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल। फिगर दो देख के बताना, रेड एप्पल, टोटल एप्पल देखो, रेड एप्पल कितने, 1 2 3 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल, 4, और टोटल एप्पल कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल 4/7। इसके बाद हमारे पास नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर ऑन 1 स्लिप केप्ट इन ए बॉक्स। मतलब हमारे पास 10 नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन ए 10 सेपरेट स्लिप्स। 1 से लेके 10 तक अलग अलग स्लिप पे लिखे हुए नंबर, 1 2 3 ऐसे मान लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको बॉक्स में रख दिया, मिक्स कर दिया कार्ड को। अब बिना देखे उसमें से निकालना है, रैंडम तरीके से, बिना देखे निकालना है। तो हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी कि गेटिंग अ नंबर 6 कितनी बार है, एक ही तो है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 1 है और टोटल पॉसिबल आउटकम 10 है, तो 6 की प्रोबेबिलिटी होगी 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 जो होगी 1/10 हो गई। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, अब लेस देन 6 में 1 2 3 4 5 कार्ड है जो लेस देन 6 वाले हैं, टोटल कार्ड 10 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 5/10। प्रोबेबिलिटी लेस देन 6 5/10 यानी 1/2, 5 बन जा 5 2 जा, यानी जो फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम है उसे ऊपर लिखना है, टोटल पॉसिबल आउटकम नीचे लिखना है, काम हो जाएगा। उसके बाद गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़े, 1 2 3 4, 4 नंबर है जो 6 से बड़े हैं, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो 4/10, 2 2 जा और 2 5 जा, तो 2/5। ठीक है। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर यहां से लेके यहां तक 9 है, तो इसके 9/10, इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो गई, टोटल फेवरेबल आउटकम 9 है और टोटल पॉसिबल आउटकम जो है वो 10 है, तो 9/10 हो गई 1 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर, देखो स्पिनिंग व्हील है उसमें हरे रंग के सेक्टर, जो शुरू में हमने चैप्टर में देखा था अभी इसी क्वेश्चन में, ग्रीन व्हील्स, तो ग्रीन कलर के जो सेक्टर हैं 3 है,
सेक्टर इसको बोलते हैं, जैसे एक सर्कल है ना, तो ये जो है ना, ये एक सेक्टर, ये 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, ऐसे इसे सेक्टर कहते हैं। तो ग्रीन कलर के 3 है, ब्लू कलर में एक है, रेड में एक है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर? देखो भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर कितने हैं टोटल? फेवरेबल आउटकम कितने हैं ग्रीन के? 3 और टोटल 5, 3/5 होगी प्रोबेबिलिटी ग्रीन सेक्टर के आने की। और ब्लू, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू, यानी ब्लू ना हो, नॉन ब्लू यानी ब्लू ना हो, ब्लू ना हो तो इसका मतलब ग्रीन और रेड चल सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ब्लू 4/5, ये आ गया आपके टोटल। जो नॉन ब्लू सेक्टर के लिए प्रोबेबिलिटी है 4/5। इसके बाद बच्चों फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में जो प्रोबेबिलिटी है उसके इवेंट निकाले। हम क्वेश्चन 2 पे वापस चलते हैं और ये जैसे प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकाल ली है, यानी अभी क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, बट ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम क्या सकते हैं, अब पहले वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं? 3 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, तो 3 और टोटल कितने थे? 6, ढाई से तो 6 ही है, 1/2। नॉट प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम, नॉट प्राइम कितने इसमें? 6, ओ सॉरी 3 और टोटल 6, इसका भी 1/2 ही हो गया प्रोबेबिलिटी, है ना भाई। और नंबर ग्रेटर देन 5 कितने हैं? 6 नहीं 1 है, ग्रेटर देन 5 तो 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 5 तो 1 है और टोटल कितने हैं? 6, है ना भाई। और अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 कितने हैं? 5, प्रोबेबिलिटी नॉट ग्रेटर देन 5 कितने हैं? 5 और टोटल 6, तो 5/6। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।